नमस्कार, क्वेश्चन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और इसका एक और उदाहरण सरकार ने सामने ही पेश किया है। मामला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक का। इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेपर लीक मामले से उत्तराखंड के युवा हताश हैं और निराश हैं। उन्हें अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि आखिर सरकार का फैसला पेपर लीक मामले में क्या होगा। दरअसल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 4 और 5 दिसंबर को ग्रेजुएट लेवल के 916 पदों के लिए परीक्षा कराई गई, जिसमें 1,90,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा का रिजल्ट भी आउट हो गया था, जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा था। लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक की शिकायत के बाद पुलिस से पता लगा कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर पेपर लीक किया गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि 10 से 15 लाख रुपए रिश्वत देने के बाद पेपर के जरिए इस परीक्षा को पास करके आए हैं। और एसटीएफ का कहना है कि उनके पास इन अभ्यर्थियों के भी रिकॉर्ड हैं जिनकी इसमें संलिप्तता है। लेकिन अगर वो लोग खुद सामने आकर इस बात को स्वीकार कर लें तो उसको आगे मौका भी दिया जाएगा। अगर वो लोग सामने नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ मिले पहचान रिकॉर्ड के हिसाब से ही जल्द कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। जानकारी के मुताबिक 2021 में हुई इस परीक्षा में लगभग 500 अभ्यर्थियों ने पेपर लीक करने वालों का सहारा लेकर एग्जाम दिया है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है इस मुद्दे पर चर्चा करना। पेपर लीक मामले में धामी सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ युवाओं को अपने भविष्य की चिंता भी सता रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान सुनिए। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है। और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। और भी जो मामले बचे हुए हैं, हम उन मामलों पर भी तेजी से कार्रवाई करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि खुद ही वही कातिल वही मुंसिफ, अकबरा मेरे करूँ कत्ल का दावा किस पर। खुद ही कत्ल कर रहे हैं, खुद ही मुजरिम को पकड़ रहे हैं, खुद ही सज़ा दे रहे हैं। और मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं कुंभ में एक जहाज घोटाला हुआ था जिसमें पंत दंपति को जेल डाला गया, लेकिन जिन्होंने उसको लाइसेंस दिलाया बिना पूरे मतलब कागजात पूरे के, उनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई। उसके अतिरिक्त इस तरीके के और जो घोटाले हुए, जो पहले घोटाले हुए, जैसे NS-74 का मामला था, छोटे अधिकारियों को फंसाया गया, एसडीएम को, तहसीलदार को, लेकिन आर्बिट्रेशन में एसडीएम के हाथ में कुछ होता नहीं। जो उच्चाधिकारी थे जिनके माध्यम से आर्बिट्रेशन के केस हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भी, किन सफेदपोश नेताओं के, जिनके ऊपर हाथ था, उन नेताओं के खिलाफ क्या हुआ। इस कार्रवाई में भी आप देखिए बहुत छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, बिना उच्चाधिकारियों की मर्जी के, बिना उच्चाधिकारियों के शय के ये काम नहीं हो सकता। उन उच्चाधिकारियों तक जब तक ये जांच नहीं पहुंचेगी, किसी उच्चाधिकारी को पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम ये मानेंगे कि जीरो टॉलरेंस का जो दावा है खोखला है और केवल इतीसरी करी जा रही है। तौर पर सवाल दाग रहा है कि आखिर ये जो धांधली हुई है या फिर जो पेपर लीक हुआ है वो किसकी गवर्नमेंट में हुआ। 2021 में एग्जाम करवाए जाते हैं दिसंबर के महीने में, और उसमें किस तरीके से पेपर लीक की जो खबर है वो सामने आती है। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा, एसटीएफ द्वारा जांच की गई तो उसमें खुलासा होता है 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये एक उपलब्धि भी सरकार की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आपकी सरकार में ये गड़बड़ी भी होती है, उसके बाद आप ही उसे पकड़वा के अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन इन्हीं सब में से एक सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत से परीक्षा में बैठे थे और अब उनका भविष्य अधर में नजर आ रहा है, क्योंकि डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है कि आखिर इस परीक्षा को क्या रद्द कर दिया जाएगा या फिर इसमें से कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पहले आपका करवा देते हैं मेहमानों के साथ। सुभाष बर्तवाल जी बीजेपी से हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं, कांग्रेस से मोहन काला जी हमारे साथ चर्चा में हैं,
बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। यूकेडी से लुशुन टोडरिया जी हमारे साथ चर्चा में और वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत जी हमारे साथ चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत चर्चा में। सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत सुभाष बर्तवाल जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। सीएम धामी पीठ थपथपा रहे हैं सरकार की कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा है कि ये धांधली या फिर इस तरीके से गड़बड़ी किसकी सरकार में हुआ? आप लोगों की सरकार में हुआ है और अपनी ही सरकार में की गई गड़बड़ी को अब पकड़कर इस तरीके से आप वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन पहले ये तो बताइए कि उन अभ्यर्थियों का होगा क्या जो कि कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा में बैठे थे, लेकिन अब तक उनका कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। नहीं, देखिए रीना जी, बात यह है कि आप व्यवस्था को कितना भी चाक चौबंद करते जाइएगा, आप सिस्टम को ठीक करते जाइएगा, उसको उल्लंघन करने वाले जो है उदाहरण जो है आज़ादी के बाद से लगातार मिल रहे हैं। और देखिए, भर्ती परीक्षा जो हुई 2021 में, जो अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये की गई थी, इस पर जब गड़बड़ी की जो है बात सामने आई तो स्वाभाविक रूप से जो एक सरकार को करना चाहिए वही हमारी सरकार ने किया। उसकी जांच कराई, जांच कराने के पश्चात उस पर जो है जो लोग दोषी बनते थे, जिनकी उसमें भूमिका थी, ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी किया। अब इसमें कहीं न तो मुख्यमंत्री जी ने अपनी पीठ को थपथपाया, न किसी दूसरे की थपथपाया, लेकिन ये बताया कि अगर कहीं गड़बड़ हुआ है तो उसको ठीक करने का काम, दोषी को जो है दंडित करने का काम हमने किया है। जहाँ तक आपने जो सवाल किया कि जो अभ्यर्थी हैं, ये प्रयास हमारी सरकार का है कि अभ्यर्थियों के संदर्भ में जिन लोगों ने जो है इस परीक्षा में भाग लिया है, उनके हितों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँचे और किस प्रकार से जो है उनके भविष्य को बचाते हुए इस परीक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इसलिए अभी जो अंतिम जो चयन सूची है उसको भी जो अधिनिस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा फिलहाल जो है उसको रोका गया है और उस आधार पर जो है उस पर निर्णय होना है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे बेरोजगार साथियों को भी जो है उस पर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार स्वयं चिंतित है। एक तरफ हमने जो है ऐसे लोगों को पकड़ने का काम किया जिन्होंने सिस्टम को धता बताते हुए जो है अवैधानिक तौर पर जो है लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, जिन अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने पूरा अपना जो है करियर के लिए तमाम तरह के प्रयास करते हुए वो यहाँ तक आए, उनके हितों को कोई चोट ना पहुँचे, उसके लिए भी सरकार चिंतित है और मैं समझता हूँ कि हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। ठीक है मोहन काला जी, क्या किस तरीके से आरोप अब लगा रहे हैं आप लोग सरकार पर, क्योंकि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी, क्या कहना है विपक्ष का इस मुद्दे पर? देखिए रीना जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने निष्पक्ष तरीके से एचएनएन ने जो है बेरोजगारों की, उत्तराखंड में जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों की पीड़ा को जो है उठाते हुए जो आपने इस चैनल के माध्यम से, और मैं बधाई इसलिए भी देना चाहूँगा कि आज आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार का जो जीरो टॉलरेंस है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि धाकड़ धामी जी जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा उत्तराखंड की जनता के सामने उजागर हो रहा है। अभी जैसा कि आपने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तराखंड बेरोजगारी में नंबर 1 पर खड़ा हुआ है उत्तराखंड, ऐसे में बेरोजगारों के साथ जिस तरीके का छल, जिस तरीके का कपट, जिस तरीके की लूट खसोट भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक और नेताओं की निगरानी में, अभी जैसा भारतीय जनता पार्टी के बर्तवाल जी कह रहे थे कि हमने 6 लोगों को, ये 6 लोग तो वो हैं जो छोटी छोटी मछलियां हैं, जिनके सहारे पर बड़े बड़े माफिया, जो माफिया आयोग में भी बैठे हुए हैं, सरकार में भी बैठे हुए हैं। और ये कोई पहला मामला नहीं है भ्रष्टाचार का, जैसा कि अभी धामी जी ने बयान दिया, मुख्यमंत्री जी ने। मैं अगर आपसे बात करूं, इससे पहले भी अगर आप सहकारिता जिला सहकारी बैंक में का घोटाला देखेंगे तो चाहे वो वन दरोगा भर्ती का घोटाला हो, चाहे वो पिटकुल घोटाला हो, ये छुपे नहीं है उत्तराखंड के जनता से, आम जनमानस से, या पत्रकारों से, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। पर निश्चित तौर पर जो आपने सवाल खड़ा किया है, ये उन बेरोजगार युवाओं का, उन हमारे अभ्यर्थियों का जिन्होंने, और अब मैं आपको बताऊं रीना जी, अब तक की उत्तराखंड में सबसे बड़ी भर्ती थी ये, 916 लोगों के पदों पर जो ये भर्ती थी, और 1,90,000 बेरोजगार युवाओं ने जो इसमें भाग लिया। आज आप उन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। पहले तो आपने उत्तराखंड को बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचाने का काम किया, और आज आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो आपका
सेवा योजन कार्यालय, वहाँ रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तराखंड के युवाओं को जो है छला जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है वो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि जब अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग या अन्य जो आयोग हैं, अभी धामी जी ने खुद अपनी बात में आपके न्यूज़ चैनल पर कहा है कि अन्य जो आयोग है जो लिप्त है उन पर भी कार्रवाई होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो है आयोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। और ये इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ की कंपनी, जिस कंपनी के लोगों ने जो है उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया, ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपनी पीठ ना थपथपाई कि उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। अभी जैसा कि आपने सुना, जो पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा जी, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जितने घोटाले हुए हैं उन घोटालों में भी आपने जो है जांच कमेटी बैठाई, उन घोटालों में भी आपने जो है जांच के लिए जो अपनी सरकार ने जो कमेटियां गठित करी। पर मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो NH का घोटाला हो, चाहे वो सहकारिता विभाग का घोटाला हो, चाहे वो वन दरोगा का घोटाला हो, आपने किया क्या? सिर्फ आपने छोटी मछलियों पर गाज गिराकर बड़े मगरमच्छों को बचाने का काम किया है। ठीक है, लुशन टोडरिया जी, मैं आपका रुख करूंगी। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे कार्रवाई नजर आएगी? और युवाओं को लेकर, क्योंकि युवाओं का भविष्य पूरी तरीके से अधर में नजर आ रहा है, क्योंकि 1,90,000 अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं, एग्जाम देते हैं, लेकिन अचानक से पता चलता है कि पेपर लीक, और उसके बाद अब आगे इसका क्या होगा उसका अभी तक कुछ नहीं पता चल पा रहा है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, पहले तो मैं चैनल का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अहम मुद्दा आप लोगों ने उठाया है और इस पर एक चर्चा बुलाई है। देखिए, UKSSC का जो गठन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि उत्तराखंड में जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो पारदर्शिता से हों, परंतु होता इसका बिल्कुल उल्टा है। UKSSC के गठन होने के बाद UKSSC सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है भ्रष्टाचार के, और लगातार जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें लगातार धांधलियाँ होती रहती हैं। और UKSSC के अधिकारी उन धांधलियों पे एक्शन करने के बजाय और उस पर लीपापोती करने लग जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि UKSSC एक ऐसा रोल निभा रहा है जहां उसे पारदर्शिता से परीक्षाएं आयोजित करानी चाहिए थी, वहां UKSSC और उत्तराखंड सरकार तो वो रोल निभा रहे हैं कि वो भूमिका निभा रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली से कराने वाली स्थिति हो गई है UKSSC और उत्तराखंड सरकार की। तो एक जो छात्र, एक जो युवा जो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों से आके देहरादून और हल्द्वानी के महंगे कोचिंग सेंटरों में तैयारी कर रहा है, जब उसको पता चलता है कि ये परीक्षाएं, ये जो भर्ती हो रही हैं ये तो पहले ही बिक चुकी हैं, तो उसकी मनोस्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता था आप लगाइए। 1.5 लाख लोगों ने ये परीक्षा दी, और जब उन्होंने परीक्षा दी और आज जब उनको पता चला, ये STF ने जब गिरफ्तारियां करी, जब उनको पता चला कि ये सब भर्तियां परीक्षाएं बिक चुकी थी, तो आप लगाइए वो जो गरीब बेचारा जो युवा होगा उसके मनोस्थिति पे क्या असर पड़ रहा होगा, उसकी इस समय क्या मनोस्थिति होगी। और रही बात कार्रवाई की, ये जो UKSSC एक भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा समुद्र बन चुका है। तो जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं तो छोटी मछलियां हैं। पहले तो मैं STF की पीठ थपथपाना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही त्वरित इसमें कार्रवाई करी और गिरफ्तारियां करी, परंतु मैं फिर भी ये बोलना चाहूंगा कि ये तो बहुत छोटी मछलियां हैं। ये मछलियां तो बिल्कुल पकड़ में आ गई हैं, परंतु अभी तो बड़ी मछलियां पकड़ में आना बाकी है। तो सरकार पीठ अभी ना थपथपाए, क्योंकि सरकार के साथ और UKSSC, मैं दोनों को इसलिए बोलूंगा क्योंकि UKSSC के साथ भी एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि जब परीक्षा या भर्ती में धांधली होती है तो वो मानते नहीं है पहले तो कि धांधलियां हुई है। वो छात्रों को ही कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो तो छात्र बेचारा युवा सड़कों में आने को मजबूर हो जाता है, जब प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, तब जाके जांच होती है, और जब जाके जांच होती है तब जाके गिरफ्तारियां होती हैं। तो UKSSC का ऐसा क्या उसमें हित है कि वो पहले मना करता है कि ऐसी कोई धांधली नहीं हुई है। तो ये सिर्फ छोटी मछलियों की गिरफ्तारियां करके अपनी पीठ ना थपथपाएं। बड़ी मछलियों जब पकड़ी जाएंगी, और जो ये UKSSC के अधिकारी हैं, मुझे अभी भी उनके बयान सुन के ये लगता है कि वो लीपापोती कर रहे हैं और कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक UKSSC के खुद भी जो बड़े अधिकारी हैं इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और पूरा एक डेटा निकलना चाहिए, तब जाके मैं मानूंगा कि बीजेपी और उत्तराखंड जो सरकार है वो इस मामले में गंभीर है। ठीक है, बॉबी पवार, मैं आपका रुख करूंगी, रखिए अपनी बात, क्योंकि यहाँ पर वाकई जो सवाल है वो युवाओं का है, बेरोजगारों का है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एग्जाम के लिए, परीक्षा के लिए, लेकिन जब वो परीक्षा देते पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया है। अब अधर में है पूरी तरीके से भविष्य। क्या मांगे आप लोगों की, किस तरीके से आप लोग अपनी बातों को सामने रख रहे हैं? देखिए मैम, अधर में तो भविष्य कई सालों से है। मैं कहना चाहूँगा कि
उत्तराखंड में लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की गतिविधियां यूकेएसएससी हो या अन्य आयोग हो भर्तियों में गड़बड़ियां कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि समय समय पर ये चीज़ें उजागर भी हुई है और उजागर खुद आयोग नहीं कर रहे। कभी आयोग भी सामने आकर बोले कि भाई ये गड़बड़ियां हुई है, हम इसकी कार्रवाई करते हैं, परंतु नहीं। इसमें भी क्या हुआ, जब ये मामला उजागर हुआ, हम लोगों ने आयोग के सम्मुख रखा, सरकार के सम्मुख रखा, तो कोई मानने को तैयार नहीं था। इसके उलट उन्होंने क्या करा, तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया चला दी। इतनी जल्दी भी क्या थी, आप उत्तराखंड के इतिहास में देख लीजिए कि जो भर्तियां हुई है, जिनके रिजल्ट जारी हुए हैं, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2-3 महीने का टाइम लग जाता है। और इन्होंने तो बिल्कुल अपनी इस जो गलती है, इस गलती को दबाने के लिए इतने जल्दी में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू की। अगर मैं कहना चाहता हूँ, यदि उस दौरान हमारे हाथ वो स्क्रीनशॉट नहीं लगते तो आज इस भर्ती में ज्वाइनिंग हो जाती। और जैसा सुनने में आ रहा है और जो एसटीएफ की और न्यूज़ चैनलों की रिपोर्ट है कि 500 के तकरीबन लोगों के पास इस प्रकार के जो वायरल प्रश्न पत्र हुए थे वो पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं 800 की भर्ती में 500 आप पैसे देकर लगा रहे हो। आप 15 लाख का कर लीजिए, 500 से 75 करोड़ बन रहा है, तो आप कितना बड़ा घोटाला करने जा रहे हो। वो तो हमारे पास ईश्वर ने कहीं से स्क्रीनशॉट जो दिए, जिसने भी दिए, वो काम कर गया। उस पर फिर हमने अगर आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री आवाज़ कूच किया, हमने मुख्यमंत्री जो जनता दरबार है उसमें अपनी बात रखी, बात नहीं सुनी गई। उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी जी का, जिन्होंने विधानसभा में जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया, परंतु उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं ले गया, सचिवालय कूच हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री जी थोड़े एक्शन में आए और फिर हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने जैसे ही आदेश किया, हमारी एसटीएफ जो टीम है उनको सलाम आज पूरे प्रदेश का युवा कर रहा है कि उन्होंने 48 घंटे में ही पूरी जो गड़बड़ियां थी उसको खोला है। परंतु ये बहुत छोटे प्यादे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां हुई है वो आयोग के अंदर जो 4th क्लास कर्मचारी है, जो आयोग का परमानेंट कर्मचारी भी नहीं है, एक एजेंसी के थ्रू जो कर्मचारी, उसके द्वारा ये गड़बड़ियां की। क्या ये संभव है? उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर यदि आयोग के बड़े अधिकारियों का हाथ नहीं है तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। और ये आरोप हम पहले से लगा रहे हैं, वो चाहे आयोग के अध्यक्ष हो, आयोग के सचिव हो, आयोग के अंदर या समीक्षा अधिकारी वगैरह जो हैं, जिनकी डिटेलें हमारे पास हैं और आज उनके खिलाफ हमारे पास सबूत भी हैं। यदि एसटीएफ जो आज जांच कर रही है, यदि इसी पारदर्शिता के साथ जांच करती रहेगी तो उनका हम सम्मान करेंगे, उनका हम समर्थन करेंगे और सहयोग भी करेंगे। परंतु जहां पर हमें दिखने लगे कि सरकार एसटीएफ को जो है पारदर्शिता के साथ जांच नहीं करने देगी, या एसटीएफ जांच जिस पारदर्शिता कर रही है उस पारदर्शिता से आगे जांच नहीं दिखेगी, तो हम स्वतः इसको कानूनी तौर पर भी लड़ा जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, क्योंकि युवाओं का भविष्य का सवाल है। जी ठीक है, जयसिंह रावत जी आपका रुख करूंगी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे पर? रीना, जो शासन प्रशासन का जो काम है वो ह्यूमन रिसोर्स से चलता है, मानव शक्ति से चलता है। विकास कार्य भी किससे चलते हैं? मानव शक्ति से चलते हैं। यहाँ पर आपको पता है 50-60 हजार जो पद हैं वो खाली पद हुए हैं। बड़े बड़े पद तो भरे हुए हैं, 3-3 आपको चीफ सेक्रेटरी या आपका प्रिंसिपल कंजर्वेटर या पुलिस महानिदेशक टाइप के इस किस्म के तो मिलेंगे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर जो असली काम करते हैं, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का है, ये जो अभी जो आ रहे हैं इस तरह के, वो सब खाली हैं। और इन पदों को सब भरने की जिम्मेदारी उसकी अधीनस्थ सेवा चयन सेवा आयोग की है। और आप जानते हैं ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग वो काम कर नहीं पा रहा है, और सरकार जो है गड़बड़ी होती है, उनको पकड़े जाते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपाती है। अरे बहादुरी उसमें है कि आप ये फुल प्रूफ जो सिस्टम बनाओ, तब तो बात होगी। वरना ये क्या है साहब, चोरी भी होते हैं, अपराध भी होते रहे, वो पकड़े भी जाते रहे साहब, वो उसके वाही भी करते रहो, असली बात तो तब अपराध हो ही नहीं। तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब इस तरह से लोग जो है नौकरियां पाएंगे, भ्रष्टाचार करके तरीके से पाएंगे, तो नौकरी पे आने पे क्या काम करेंगे? उनसे क्या उम्मीद आप करेंगे? कि ईमानदारी की उम्मीद तो उनसे की नहीं जा सकती है। अच्छा, पिछली बार आपको कितना बवाल हुआ था पटवारी भर्ती में, उस समय भी यही तो हुआ था जी। उसमें हुआ था कि साहब इन्होंने लीक हो गया, वहाँ मोबाइल लेके गए लोग और सब वायरल करते रहे।
यही तो हुआ था पिछले बार। इसका मतलब आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने और न उत्तराखंड की सरकार ने कुछ सबक सीखा नहीं। उसके बाद कितना बवाल हुआ था पटवारी उसका उस भर्ती में। उसके बाद फिर वही बात, अब जाके किसी प्राइवेट एजेंसी को आपने इतना बड़ा गोपनीय काम दे दिया। इसका मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं है। तो काहे के लिए रखा हुआ है? जो चयन सेवा आयोग आपका ये करने में सक्षम नहीं है, तो काहे के लिए भंग करो उसको? क्यों रखा हुआ है? प्राइवेट क्यों कर दो? इतने लोगों क्यों रखा? बड़े लोगों को आपने वहां पर उनको सदस्य बना दिया और सारी चीजें बना दी अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, उनको दोबारा उन पर उपकार करने के लिए वो कर दिया। किस मतलब की है ये? अगर ये फेयर उसका एग्जामिनेशन नहीं करा पा रहे हैं, ये बेहतर जो अब ये नहीं दे पा रहे हैं, आपका मानव संसाधन सरकार को नहीं दिला पा रहे, इस आयोग की जरूरत क्या है? ये वही हो रहा है। न परीक्षा आप समय से करा पा रहे हैं, न आप क्या कहते हैं फेयर एग्जामिनेशन करा पा रहे हैं, तो उसके बाद आप कर क्या रहे हैं? तो वो बड़ा गंभीर विषय है। और सरकार ये सब इनका ही नहीं सवाल ना, सरकार से भी क्या उम्मीद करेंगे आप? सरकारों से मैं तो कहूँ सरकारों से, हम केवल बीजेपी की सरकार का सवाल नहीं है। बिल्कुल। जितनी बार आता है वहां पर वो स्कैम हो जाते हैं सब, कि भर्तियों में घोटाले हो जाते हैं। अभी तो उसका सहकारिता में घोटाला हुआ था, इसी जमाने में पटवारी भर्ती कांड हुआ था। वो पौड़ी के डीएम सस्पेंड हो गए थे, उनके तो ठीक है। नौकरी पे आ गया मैं था। आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि रोकना पड़ा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, लेकिन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन चर्चा लगातार जारी है। पेपर लीक पर धामी सरकार ने एक्शन लिया है, लेकिन भविष्य क्या होगा अभ्यर्थियों का, युवाओं का, उसे लेकर हम चर्चा करें। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। को हमने पूरी प्रमुखता के साथ उठाया। एचएन की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला है कि वो क्या मजबूरी है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर विकास के नाम पर विनाश की नींव रखी जाए तो क्या कहा जाए? जाकर पड़ताल की तब कैमरे में फिर कुछ ऐसी तस्वीरें कैद हुई जो सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। जब सरकार अच्छा काम करती है तो एचएन उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाता है। उसी अंदाज, उसी भरोसे के साथ हम होंगे हाजिर एक नए समय पर। देखिए न्यूज सेशन मेरे साथ, सोमवार से शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ एचएन 24/7 पर। ही नहीं, हमारी पहचान भी है। एचएन 24/7, जुनून सच दिखाने का। क्या आपकी कुंडली में है दोष? क्या नहीं मिल पा रहा है समाधान? क्या कहती है आपकी हस्तरेखाएं? क्या पारिवारिक समस्या से है परेशान? अब मिलेगा निदान। आप सभी की फरमाइश पर एक बार फिर हम लेकर आ रहे हैं सौभाग्यम, जल्द सिर्फ एचएन 24/7 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश का बदले की तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिए? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों के लोग मांग रहे हैं एक क्षमता? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधी हुई। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के एटीएम है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूँ मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर, सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ एचएन 24/7 पर। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। एचएन 24/7, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रीना झाबालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए,
तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती। मैं सरकार की जवाबदेही जरूर बदलूंगी। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए कि आप लोगों की मंशा क्या है ना, वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालिया, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। जंग के मैदान में गोरखा सैनिकों ने हमेशा शौर्य गाथा लिखी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल देहरादून के खलंगा युद्ध को माना जाता है। अंग्रेजों के खिलाफ गोरखा सैनिकों की बहादुरी को याद दिलाता ये स्मारक आज 200 साल बाद भी अपनी शौर्य गाथा कहता है। इस स्मारक से कुछ ही दूरी पर एक और युद्ध स्मारक बना हुआ है। ये युद्ध स्मारक ठीक उसी जगह पर है जहां नेपाली सेना का किला हुआ करता था। 1814 के अक्टूबर में हुए नालापानी युद्ध में तकरीबन 3500 ब्रितानी सैनिकों ने तोप और गोला बारूद के साथ गोरखा सैनिकों पर हमला किया था। इस हमले में मेजर जनरल रॉबर्ट रोलो जिलेस्पी के साथ 800 ब्रितानी सैनिक मारे गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में महिलाओं और बच्चों समेत करीब 600 नेपाली सैनिकों ने नालापानी पहाड़ पर ब्रितानी फौज के हमले को खुकरी, तीर धनुष और पत्थरों से 3 बार नाकाम कर दिया था। अंग्रेज फौज का कमांडर भी इस लड़ाई में मारा गया, जबकि गोरखा सैनिकों का नेतृत्व कर रहे बलभद्र सिंह भी शहीद हो गए थे। इस युद्ध में गोरखा सैनिकों की बहादुरी को अंग्रेजों ने भी पूरा सम्मान दिया। उन्होंने 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना की। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। 6 आरोपियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अब आगे भी कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सवाल उन अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पूरी कड़ी मेहनत से वो परीक्षा में बैठे, लेकिन उसके बाद अब उन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है और साथ ही साथ जो आगे आने वाली जो परीक्षा है उस पर भी संशय बरकरार है कि क्या वो होंगे या फिर नहीं, क्योंकि 31 जुलाई को भी एक परीक्षा होनी है। उसे लेकर भी स्थिति जो है अभी तक साफ पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। इसी मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं और जय सिंह रावत जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। हाँ, एक्शन में तब माना जाएगा कि जब वो सरकार एक फुल प्रूफ जो है ना सिस्टम बनाएगी, तब माना जाएगा। अच्छा देखिए, आयोग क्यों होता है? आयोग इसलिए होता है ताकि वो निष्पक्ष ढंग से और स्वतंत्र रूप से काम कर सके। लेकिन अब सरकार आयोग का गठन इस तरह से किया जाता है कि वो किसी न किसी तौर पर सरकार के दबाव में होता है और उसके जो मेंबर होते हैं, उसके चेयरमैन जो होते हैं, उनके लिए अलग नियम होते हैं, लेकिन वो सब उनका पालन नहीं किया जा सकता है। जैसे होता है कि नौकरी से जो रिटायर हो गए तो कुछ सालों के अंदर उनको वहाँ आयोग में नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए, नियम है उसका। लेकिन क्या करने, वहाँ तो एडजस्ट करने होते हैं। जैसे लाल बत्ती वालों को एडजस्ट करते हैं, वैसे आयोग में भी आप करते हैं। तो उनसे भी क्या आप, वो सिफारिशी लोगों से भी क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो ज्यादा वो करेंगे? अब ये बताइए, 22 साल हो गए उत्तराखंड को और अपना एक अधीनस्थ चयन आयोग को मतलब एक कॉम्पिटेंट आयोग का आप नहीं बना पाए हैं और वो तो हायर कर रहे हैं एजेंसीज को, इतने गोपनीय बातें उनको उनसे करा रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि न तो यहाँ मानव संसाधन मिल नहीं पा रहा है। इतने 56-57 हजार जो पद जो है ना खाली पड़े हैं, असली कर पड़े हुए, बीडीओ के पद खाली हैं, एडीओ के पद खाली हैं,
नायब तहसीलदार के पद खाली पड़े हुए हैं, जहां था ये सारे पद है। ऊपर आपके सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के पद भरे जाते हैं, लेकिन नीचे भरे होते नहीं, जिन्होंने असली काम कर, क्योंकि सरकार का ध्यान तो कांवड़ यात्रा पर है, सरकार का ध्यान तो फूल बरसाने पर है, सरकार का ध्यान तो कॉमन सिविल कोड पर है, जो कर नहीं सकते। इस तरह से काम करने पर है। सरकार का काम ध्यान कोई फूल प्रूफ सिस्टम बनाने पर नहीं है, कोई ईमानदार सिस्टम बनाने पर नहीं है, क्योंकि सरकार खुद चाहती है ना। सरकारें मतलब केवल यही नहीं, जितने स्कैम आए हैं अब शुरू से लेके अब तक के, समझ लो ना, एक बार तो डीजीपी तक फंस गए थे उसमें, उन पर वो प्रोसिक्यूट हुए हैं। वो मतलब इतना, एक आईपीएस ऐसा था कि जो पाकिस्तान में किस हाल में अधमरे उनको लेके आए थे, इतना बेहतरीन आईपीएस फंस गया वहां पर, जबरदस्ती उनको फंसा दिया, राकेश लाल को, उसी कांड में फंसे थे वो। तो इस तरह से हो रहा है, शुरू से हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा। और सरकार कह रही है देखो हम इतने ईमानदार हैं। अरे आप ईमानदार सचमुच होते तो लोकायुक्त बनाते, वो तो बनाते नहीं है, क्योंकि सभी को गड़बड़ियां करनी है। अभी आए ने उसमें, उसके सहकारिता में कितना बवाल हो रहा था, उसको सब सारा सिस्टम ही है, चाहते नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर है ना, रूलर है, उनको सब चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंद, फिर हमारी पार्टी काडर के लोग ये एडजस्ट हो जाए। ये इसके लिए होता है। कोई आम आदमी, गरीब आदमी का तो उसको तो मौका ही नहीं मिलता। रेयर होगा जिसकी किस्मत खुल गई, बन गया तो बन गया, वरना तो सब सिफारिशी लोगों का ही जमाना है। ठीक है, सुभाष बर्तवाल जी जवाब दीजिए, क्योंकि आयोग को और भी ज्यादा स्ट्रांग करने की जरूरत है। जिस तरीके से सजेशन यहाँ पर दिया है जयसिंह रावत जी ने, बार बार इस तरीके से गड़बड़ी सामने आना कहीं ना कहीं बताता है कि वाकई इस पर वर्क करने की जरूरत है। और अभी से सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके, लेकिन अभी तक आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि जिन्होंने मेहनत की, स्टूडेंट्स ने, अभ्यर्थियों ने, उनका आगे क्या होगा। आगे जो और एग्जाम्स है, क्या वो होंगे अपने समय पर, तय समय पर होंगे, या उसे आगे पोस्टपोन किया जाएगा, क्या जानकारी है पूरी? देखिए, पहली बात तो ये है रीना जी कि जो भी सिस्टम को तोड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधीन यदि जो है कानून का उल्लंघन करेगा, और मैं समझता हूँ कि इसे हम अमानत में खयानत भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हज़ारों बच्चे इस प्रकार से मेहनत करते हैं और उनके सापेक्ष उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कोई कोताही नहीं करने वाली है। और हमने इस पर्टिकुलर केस में भी जो है ये दिखाया है। अब हमारे मित्र लोग कुछ भी कहें, लेकिन उसको तत्काल जिस प्रकार से उस पर कार्रवाई हुई है, लोगों को पकड़ने का काम किया है, ये इस बात का एक बार पुनः द्योतक है। ये रिपीटेशन है, जैसा कि यहाँ पर बॉबी पवार भी कह रहे थे कि बार बार ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि परीक्षा होती है और अभ्यर्थी बैठते हैं, परीक्षा परिणाम आए उसके बाद इस तरीके से पता चलता है, ये सब क्यों? जी आती हूँ बॉबी जी आपके पास, वही बात कंप्लीट करने देते फिर आती हूँ। देखिए, मैं इससे भी आगे की बात कह रहा हूँ कि यदि इस लीड में, इस चेन में, इस धुरी में और भी लोग इसके दायरे में होंगे, तो उनके खिलाफ भी, चाहे वो अधिकारी हों या चाहे उससे बाहर के लोग हों, और भारतीय जनता पार्टी बहुत सख्त कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है हमने जो भी घोटाले उत्तराखंड के अंदर हुए, पिछले 3-4 साल के जो पहले के थे और जिनकी जांच हुई, चाहे वो एनएच का रहा हो, उसमें भी हमने जिस प्रकार त्वरित कार्रवाई की, शिक्षा विभाग का रहा हो, आपका जो है, जो आपका समाज कल्याण विभाग का है, तो लोगों के खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई हुई, उसी प्रकार से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन दिया, दंडात्मक कार्रवाई करने का काम किया है। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर आगे भी इसमें होंगे तो उनके खिलाफ भी होगी। एक विषय ये जरूर है, देखिए, कि अगर कार्यप्रणाली ऐसी है कि वो लगातार उसमें कहीं किसी संस्थान के जो है इस प्रकार की चीजें आ रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वैकल्पिक जो विचार है उस पर भी जो है कहीं ना कहीं विकल्पों पर भी विचार करेगी। आती हूँ मैं, मोहन का रुक जाइए 1 मिनट के लिए। लेकिन मैं 1 मिनट और चाहता हूँ, जल्दी से। देखिए, ये एक बीमारी है रीना जी, ये आप केवल उत्तराखंड की बात नहीं कर सकती। आप राजस्थान में देखिए, जिस प्रकार 4 साल में 20 किस्म के जो है पेपर लीक वहां पर हुए हैं,
वो आपको मानना पड़ेगा। उसी प्रकार महाराष्ट्र में सरकार में कंपैरिजन चल रहा है क्या? ये कोई गेम चल रहा है क्या? क्यों युवाओं के साथ, क्यों उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप लोग तो यहाँ पे कोई गेम खेलने थोड़ी बैठे हैं कि आपकी कांग्रेस के साथ सरकार है, वहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पर अगर हो रहा है तो पारदर्शिता के साथ काम नीति पर अगर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पहले आप भ्रष्टाचार होने देंगे, उसके बाद जाकर आप लोग की आंखें खुलेंगी क्या? अच्छा रुक जाइए, बॉबी पवार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से उनकी बात को आने देते हैं। जी रखिए अपनी बात। देखिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे या भ्रष्टाचार के मुद्दे पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा कि अगर कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी प्रवक्ता जो है वो ये आरोप लगाना चाह रहे हैं कि सिस्टम मतलब आयोग में खराबी है, आयोग में खराबी है, ये बात हम कबूल करते हैं, परंतु सरकार में भी खराबी है। हम 5 साल से कह रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, जो वहां पे अध्यक्ष पद पे रहते हुए कई परीक्षाओं में जिनके भ्रष्टाचार हो सकता है, जो सचिव वहां पर है उनके रहते हुए कई परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हो सकता है। हमने कई दरख्वास्तें दी, हमने कई मांग पत्र दिए कि इनको हटाया जाए, इनके संपत्ति की जांच हो, परंतु नहीं, उनका सेवा विस्तार उल्टा किया जा रहा है। तो ये भ्रष्टाचार कौन रोकेगा? युवा रोकेगा? ये भ्रष्टाचार तो सरकारों को रोकना पड़ेगा। जो सरकारें उत्तराखंड को चला रही है वो बात चाहे पहली सरकारों की है, अभी की सरकारों की हो। इससे पहले 2016 में जब बीपीडीओ भर्ती का घोटाला हुआ, वहां पर तो घोटाला होने के तुरंत बाद वहां के जो तत्काल अध्यक्ष थे आयोग के, उस समय उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। परंतु अभी के वर्तमान पदाधिकारियों को तो ये शर्म नहीं है कि इनके कार्यकाल में रहते हुए 8 से 10 भर्तियां ऐसी हो गई जिसमें लगातार भ्रष्टाचार हुआ है और वो त्याग पत्र देने को तैयार नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भर्ती में है ये विशेषज्ञों को हवाला देकर हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है। यहाँ पर ये पता नहीं चल पा रहा है कि अपने चेतों को कैसे बिल्कुल लीगल तरीके से फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो 68 नंबर पे हैं उसको 76 किया जा रहा है, जो 76 पे हैं उसको 68 किया जा रहा है। तो आप ये भी जान सकते हैं कि मेहनती कौन था जिसने ज्यादा नंबर प्राप्त किए थे। परंतु इस प्रकार का भी खेल चल रहा है और अगर इस पर कमेंट किया जा रहा है कि ये गलत है तो ये कह रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है। मैं कहना चाहता हूं कि आयोग के तो ऐसे एक्सपर्ट है जो रीजनिंग का प्रश्न भी गलत दे रहे हैं। अब रीजनिंग का प्रश्न जब किताब में लिखवा कि इस मेथड से सॉल्व होना है तो आप उससे गलत दे रहे हैं। अब इन पे आरटीआई से जवाब मांगा जा रहा है तो इनके पास से जवाब नहीं आ रहा है, उसमें अपील डाली जा रही है, इनके पास जवाब नहीं आ रहा है, तो इसका निस्तारण कौन करेगा? पर मैं ये भी कहना चाहूंगा जो मुद्दा है कि मेहनती छात्रों का होगा क्या, मैं कहना चाहता हूं मेहनती छात्रों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं, परंतु अब जैसा सुनने में आ रहा कि 500 लोगों तक पर्चा पहुंचा है, पेपर पहुंचा है, तो ठीक है। अगर देखो होता क्या है कि 80 क्वेश्चन पहले दिन बाहर थे, मतलब 80% पेपर बाहर था, तो ये तो नकल का बहुत व्यापक स्तर हो गया, पूरा पेपर ही था, पेपर लीक का मामला है। इसमें तो गाइडलाइन ये है कि पेपर को पुनर्परीक्षा करके दोबारा पेपर कराया जाना चाहिए और होता भी अक्सर यही है, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब दूध और पानी को इकट्ठा कर दोगे तो छंटनी करना मुश्किल है, उसको अलग छांटना मुश्किल है। परंतु अहित हो रहा है उन बेरोजगारों का जिसने अपने मेहनत से इसे पास किया है। अगर 500 लोगों की आप छटनी कर सकते हैं कि किन किन लोगों ने इसको पेपर को किया है, तब तो इसको आप रद्द ना करके उन 500 को अलग करके आप इसका सॉल्यूशन निकालिए। परंतु यदि नहीं कर सकते हैं तो बिना समय गवाए आप ये कह दीजिए आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सचिव और वहां पर जो और गड़बड़ी करने वाले अधिकारी हैं उनको पहले साइड करके वहां पर नए पदाधिकारी अपॉइंट करके आप ये बताइए कि आप 30 दिन में दोबारा पेपर करवा रहे हो या 60 दिन में, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती 2 साल या 1.5 साल लेकिन क्या इसके लिए बॉबी पवार, क्या इसके लिए वो अभ्यर्थी तैयार होंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत की है? क्या उनकी मेहनत पर पानी फिरने जैसा नहीं है? जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, कई अटेम्प्ट के बाद उन्होंने अब जाकर एग्जाम निकाला होगा, तो क्या उनकी मेहनत पर ये पानी नहीं है? नहीं मैम, मेहनत पे पानी तो उनके भी है जिनको पॉइंट से रोका गया है, जिनको 1 नंबर से रोका गया है। नहीं तो आपको लगता है कि वो अभ्यर्थी क्या इस चीज के लिए तैयार होंगे अगर इस तरीके का डिसीजन लिया जाता है? तो क्या उनमें आक्रोश नहीं होगा इस बात? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारा विरोध क्या है, हमारी आलोचनाएं की है जब हमने इस भर्ती के बारे में जांच करने के लिए आवाज उठाई। जब हम इस भर्ती में आंदोलन कर रहे थे तो हमारे बहुत खिलाफ थे कि आप ऐसा कर रहे हैं, परंतु आज जब नतीजे सामने हैं तो सबको लग रहा है कि वास्तव में ऐसा है। और ये खेल ये नहीं है कि इस भर्ती में हुआ, लगातार चलता रहा, एक बार सफाई तो करनी पड़ेगी।
एक बार सफाई तो होनी है। हाँ। वो सफाई तब होगी जब छोटी छोटी मछलियों को नहीं, बड़े बड़े माफियाओं को पकड़ा जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है बॉबी पवार कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी इसमें जिनकी संलिप्तता है, उनके भी अब एविडेंस जो है वो सामने आ चुके हैं एसटीएफ के पास। वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने आप से आ जाए और वो गलती को कबूल कर ले। अगर ऐसा होता है तो उन्हें मौका आगे दिया जा सकता है। इसका क्या मतलब समझा जाए? मैम कैसा मौका? मैं एक बात कहना चाहूंगा। आप 2020 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई, 916 पदों के लिए, ये है 1218 पदों के लिए भर्ती हुई। इससे बड़ी भर्ती थी। उसमें एसआईटी गठित की जाती है त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा, और जब इतना बड़ा घोटाला था, मामले को दबाया जाता है। उसका रिजल्ट तब जारी किया जाता है जिस दिन त्रिवेंद्र रावत जी इस्तीफा देते हैं 3 बजे, शाम को 7 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि जिनसे पैसे लिए थे उनको सिलेक्शन भी देना था। उसके बाद एसआईटी गठित होती है, एसआईटी में नाम आता है, मतलब अपने ओर से पूरी कोशिश की जाती है लीपापोती करने की कि 57 लोगों ने नकल की और 57 लोगों ने ब्लूटूथ के माध्यम से नकल की। परंतु अगर उन लोगों का नाम एसआईटी की रिपोर्ट में है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है आज भी, और उन लोगों को आज ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो प्रदेश के बेरोजगारों के दिल पर क्या बीत रही होगी? आप इसके बारे में भी तो सोचिए। इसका समाधान कौन करेगा? इस पर कोई जांच नहीं है, इस पर आयोग के अधिकारों पर कोई कार्रवाई नहीं है, या उस समय जो सत्ता पर थे या मुखिया थे उन पर भी कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? हम इसलिए डरे हुए हैं, या इस भर्ती में कि अगर ऐसी लीपापोती की गई तो भविष्य में उत्तराखंड में ऐसा ही होता रहेगा। परंतु मैं प्रदेश के युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं और आह्वान करना चाहता हूं कि यदि थोड़ा भी एसटीएफ पर या सरकार पर संदेह ऐसा होता है कि इस भर्ती की जांच को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो प्रदेश भर के 13 जिलों के अभिभावक और अपने जो बेरोजगार है वो अपने अभिभावकों के साथ सड़कों पर होंगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ। ठीक है, मोहन काला जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए रीना जी, सबसे बड़ा सवाल अभी आपने भी अपने वक्तव्य में उठाया था, और अभी जैसा जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी बात में कहा। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी, अगर आज आप उनका आज का बयान सुनेंगी तो वो आज भी ये कहते हैं कि जो चंद लोगों की वजह से पूरी कंपनी पर या जो एजेंसी पर जो है उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं। और जैसा कि मुझसे पूर्व अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और जो यूकेडी के हमारे साथी हैं या जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा कि बिना किसी बड़े, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो लोक सेवा आयोग, जो चयन सेवा आयोग में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हों, उनकी बिना सह के मैं समझ नहीं सकता कि ये पेपर लीक हो जाए। और आप देखिए कि 80% के लिए 80% के लिए 60 लाख रुपए का जो है उन्होंने सीधा 60 लाख रुपए जो है उसमें वो थे। और आप देखिए कि एसटीएफ की जो टीम है उसने 37 लाख रुपए जो है बरामद भी किए हैं आरोपियों को जिनसे पकड़ा है। उसके बावजूद भी अगर आप उन पर मेहरबानी करके और उनके जो ऊपर जो उनके जो सरों पर जो हाथ है, अगर उन माफियाओं को बचाने का प्रयास करेंगे तो एक सबसे बड़ी विडंबना बेरोजगारों के लिए, इस प्रदेश के बेरोजगारों के लिए ये होगी कि अभी 31 जुलाई को जो दूरसंचार विभाग में जो 272 पदों पर जो भर्ती होनी है, और अगर इस एजेंसी उसमें सम्मिलित हुई है, अगर आज भी वो एजेंसी वहां बनी रहेगी, तो मैं समझता हूं कि ये बेरोजगारों के साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का छल कपट होगा और बेरोजगारों का भविष्य पूरी तरीके से चौपट में समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होगा। अभी जैसा कि आपने कहा, मैं मानता हूं कि एसटीएफ का कार्य जो है वो सैल्यूट करने वाला है, और एसटीएफ की टीम को जो है मैं सैल्यूट भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। पर निश्चित तौर पर सैल्यूट उत्तराखंड का नौजवान, कांग्रेस का एक साथी या अन्य दलों का भी एक साथी उस दिन करेगा एसटीएफ को या जांच एजेंसियों को, जिस दिन वो निष्पक्ष तरीके से पूरी जांच लाकर और जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, जो माफिया हैं, उन माफियाओं में को जेल में धकेलने का काम करेगा। अगर आप इससे पहले सहकारिता विभाग वाली भर्ती का मामला देखेंगे तो उसमें 29 मार्च को सहकारिता सचिव जो थे, उन्होंने जो है नीरज बैनवाल जी की अध्यक्षता में जो है कमेटी गठित की, जिसमें 3 लोग जांच कमेटी में थे। आज 3 महीने बीत गए सहकारिता विभाग में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हैं, इन्हीं की पार्टी के जो विधायक थे, ज्वालापुर से अब पूर्व हो गए हैं सुरेश राठौर जी, और ग्रामीण से यतीन्द्र आनंद जी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने विधानसभा में आरोप लगाया था कि 15-15 लाख रुपए लेकर जो है विधायक, मंत्री और जो उच्च अधिकारियों ने अपने अपने सगे संबंधियों को लगाने का काम किया था। और भारतीय जनता पार्टी
जो जीरो टॉलरेंस पे अपनी पीठ थपथपाती है, मैं समझता हूं कि पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। ठीक है, सुभाष पटवाल जी, आश्वस्त कीजिए उन अभ्यर्थियों को और प्रदेश के युवाओं को जो इंतजार कर रहे हैं, राह देख रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में निष्कर्ष क्या निकलेगा। आश्वस्त कीजिए। देखिए, एक तो बात यह है कि सरकार की मंशा पर किसी को सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए, और स्वयं यहाँ पर आप सैल्यूट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप उसके विपरीत बात कह भी नहीं सकते कर रहे हैं। हमारी सरकार की एसटीएफ ने जो है अगर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है तो उसमें जो ये है एसटीएफ आगे भी अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ये एसटीएफ के कार्य को है, आपकी मंशा को नहीं है। आपकी मानसिकता तो जो है वो संतोष बडोनी जी ने बता दी। सरकार आपकी मानसिकता तो संतोष बडोनी जी का बयान सुनिए। एसटीएफ और पुलिस ही तो सरकार होती है। सुभाष जी संतोष बडोनी जी का बयान सुनिए, आपको पता चल जाएगा सरकार होती है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कार्रवाई की है, आगे बयान सुनिए संतोष बडोनी जी का। लेकिन जो लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं उन पक्षों के साथ भी ये प्रयास किया जाएगा कि इस तरह का कोई चीज हो कि जिससे न्यूनतम नुकसान जो है और जीरो नुकसान जो है उन तमाम लोगों को हो जो इससे जुड़े हुए पक्ष हैं। वो कुंभ की भी जांच और इसलिए उन बच्चों के साथ, उन अभ्यर्थियों के साथ कोई नुकसान ना हो, इस बात का प्रयास हमारी सरकार करेगी। और उसको हमें जानकारी है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, सरकार की जानकारी में है, अभी जांच जारी है और इसलिए अंतिम जो चयन सूची है उस पर भी रोक लगाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग इस पर आशंकित हैं, जो हमारे नौजवान साथी, उनको ये अपेक्षा करनी चाहिए कि उनके अनुकूल कोई निर्णय जो है सरकार करेगी। ठीक है, लुशन टोडरिया जी फाइनल कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, कुछ सुझाव। देखिए, मैं एक सुझाव जरूर देना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप देखिए स्थिति कितनी गड़बड़ हो चुकी है, कितनी खराब हो चुकी है। परीक्षा हो जाती है, फिर उसके बाद जब दबाव पड़ता है तो घोटाले खुलता है, और फिर उसके बाद ये है कि गिरफ्तारियां होती है। क्यों सरकार और आयोग प्रोएक्टिव होके स्थिति यहाँ तक क्यों पहुंचती है? क्यों प्रोएक्टिव नहीं हुआ जाता है सरकार और आयोग द्वारा कि पहले ही ऐसी नौबत ना आए, पहले की पारदर्शिता से परीक्षाएं हो जाएं? परंतु होता क्या है, परीक्षाएं हो गई, उसके बाद घोटाले खुल रहे हैं। तो आप लगाइए, इसमें तो फिल्मी सबूत मिल गए। कितनी परीक्षाएं, कितनी भर्तियां ऐसी हो गई होंगी जिसमें कोई सबूत नहीं मिल पाया होगा, और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उन्होंने भी उनको, और जो छात्र हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया होगा और वो अंदर चले गए होंगे। तो आप क्या उम्मीद लगाइए, तो एक भ्रष्टाचार की साइकिल सी बन रही है, क्योंकि जो वहां बैठा है अंदर वो पैसे लेके भर्ती करा रहा है, फिर जो पैसे देके भर्ती कर रहा है फिर वो भी पैसे लेके भर्ती करा रहा है। तो ये तो एक ऐसी सर्कल सा बन गया है, साइकिल सी बन गई है, भ्रष्टाचार का पूरा ये कुआं बन चुका है, जिसमें साफ करना जिसको बहुत जरूरी है। और वो साफ तभी होगा जब UKSSC के जो सक्षम अधिकारी बैठे हुए हैं उन पे एक्शन होगा, क्योंकि बिना किसी ऊपरी मदद से इतनी बड़ी घोटाला होना संभव नहीं है। और लगातार अब उत्तराखंड के युवाओं से भी मेरा ये आह्वान है और उनके अभिभावकों से भी मेरा ये आह्वान है कि अब आपको भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए इन लोगों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। ठीक है, जय सिंह रावत जी फाइनल कमेंट के साथ कुछ सुझाव। देखिए, जब तक मैं सोचता हूँ कि एसटीएफ इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि जो अधीनस्थ चयन आयोग है उसका ओवरहॉलिंग किया जाए, पूरी तरह से उसको पारदर्शी भी बनाया जाए, कॉम्पिटेंट बनाया जाए और वेल इक्विप्ड कर दिया जाए और उसके ईमानदार लोग उसमें रखे जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि ऊपर से भी जो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको भी ईमानदार होना जरूरी है। वो ईमानदार तब तक नहीं होगा इन परिस्थिति में जब तक आप लोकायुक्त नहीं बनाएंगे, ये करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आप इतने पद उत्तराखंड में खाली हैं, जब तक आप देंगे नहीं सही लोगों को, ईमानदार लोगों का और कॉम्पिटेंट लोगों का जब तक चयन नहीं करेंगे तो कैसे शासन प्रशासन चलेगा। इसलिए जरूरी है कि ये सबसे पहले जो है जो चयन आयोग है उसको ठीक ठाक किए जाने की जरूरत है, और ऐसा ताकि वो बिल्कुल निष्पक्ष भी हो, स्वतंत्र भी हो, किसी तरह का दबाव उस पर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वेल इक्विप्ड होना चाहिए। आप ये समझिए को परीक्षाएं नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि पद और गोपनीयता होती नहीं होती है जी। जो विधायक भी होते हैं उनको भी पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है उसके भी पद और गोपनीयता की बात होती है, वो भी संविधान के प्रति बंधा हुआ होता है। कोई प्राइवेट एजेंसी को तो नहीं है पद और गोपनीयता का मतलब। ये प्राइवेट एजेंसी से क्यों करा रहे हैं, गोपनीय काम क्यों करा रहे हैं? तो इसका मतलब है कि इनमें कैपेसिटी नहीं, इनकी में क्षमता ही नहीं है। जब तुम में क्षमता ही नहीं है तुम काहे के लिए बैठे हुए हो?
पर। तो सरकार को देखना चाहिए, सरकार क्यों तमाशबीन बनी हुई है? बिल्कुल, क्योंकि सरकार का ध्यान नहीं है ना, सरकार का ध्यान कांवड़ मेले पे लगा हुआ है, उनके चरण धोने पर लगा हुआ है। सरकार का ध्यान फूल बरसाने पर, कांवड़ियों पर बरसाने पर, इन कामों पर लगा हुआ है। ठीक है। जो गैर जरूरी काम है वो शासन, जो गवर्नेंस पे सरकार का ध्यान नहीं है, तो वो वाली बात जब ऐसे होगा तो ऐसे चलेगा। बजरंग हवलदारी में सरकार चल रही है, जनता को ठीक है ऐसा ही बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, बॉबी पवार जल्दी से शॉर्ट में अपनी बात को रखिएगा। देखिए शॉर्ट्स में ये बात है कि 80% पेपर बाहर था, लीक की पुष्टि हो चुकी, तो इसका सॉल्यूशन तो री एग्जाम है। परंतु आप ये कीजिए कि री एग्जाम करवाइए, परंतु पहले आयोग को भंग करके आयोग का गठन करिए, अच्छी तरीके से ईमानदार लोगों को रखिए और ये बताइए, क्योंकि हिमाचल में भी री एग्जाम 15 दिन में दोबारा करवाया था, पर हम 15 नहीं मानते, हम ये बोलते हैं आप 30 दिन में 60 दिन में एग्जाम करवाइए, क्योंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको ये करना पड़ेगा तत्काल। जी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो UKSSC पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और आयोग में बदलाव की मांग यहाँ पर युवाओं द्वारा उठाई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पेपर लीक हुआ है और जिस तरीके से अब ये पूरा इसमें क्या फैसला जो है वो सरकार लेती है, किस तरीके से इसमें फैसला जो है वो किया जाता है, क्योंकि भविष्य का सवाल है, युवाओं के भविष्य का सवाल है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा में वो बैठे, लेकिन ये परीक्षा जो है इस पर अब कहीं ना कहीं संशय बरकरार है कि आखिर इसमें क्या फैसला लिया जाता है। देखना होगा कि इसमें और आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, कितने लोगों की संलिप्तता इसमें पाई जाती है और बहरहाल जो युवाओं का भविष्य है उसे लेकर किस तरीके का फैसला लिया जाता है। नमस्कार।